हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं। और जो क्लास हमारी है वो है ऑर्गेनाइजिंग जो चैप्टर बिजनेस स्टडीज का हमारा चैप्टर चल रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजिंग है। और इसका जो क्लास नंबर 3 है। लास्ट वाली क्लास में आपने क्या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सीखा था ना, उसके पहले में उसके फीचर्स एंड स्टेप एंड मीनिंग्स वगैरह सीखा था। आज हम करेंगे क्लास 3। इसका जो टॉपिक हमारा है वो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। राइट बच्चों? तो देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप फटाफट अपनी पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए, ताकि मैं आपको इजीली ये नोट्स भी राइट डाउन करवा सकूं, ताकि आपको आगे जाके कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली अपने नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ। तो आप फटाफट अपने जल्दी से रेडी हो जाइए, और पेन और कॉपी में आपको टाइम दे रहा हूँ 10 सेकेंड का। आप अपना पेन और कॉपी ओपन कीजिए, फटाफट रेडी कर लीजिए। और टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, होता क्या है बेसिकली, जो हमारा टॉपिक आज का है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। देखिए बच्चों, ये बहुत नोन चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप फर्स्ट टाइम मेरे से सुन रहे हैं। आप इससे पहले भी कई ऑर्गेनाइजेशन में आप विजिट कर चुके होंगे, इवन किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी बिजनेस में। वो मे भी हो सकता है कि आपके किसी रिलेटेड का हो, या आपके खुद सेल्फ फादर का हो, या आपके किसी फ्रेंड का हो, या किसी का भी हो सकता है, या फिर आप नॉर्मली भी टीम जाते हैं। तो आप क्या देखते हैं, वहाँ पे एक सिस्टम होता है। ठीक है, एक हायरार्किकल सिस्टम होता है। इवन चाहे वो स्कूल्स हो, इवन आप स्कूल में भी आप हमेशा रहते हैं। तो स्कूल में भी एक आपको एक सिस्टम होता है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है, जहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, उनके ऊपर एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, देन उसके टीचर्स होते हैं। तो वहाँ पर भी एक हायरार्की होती है जो हम फॉलो करते हैं बेसिकली। तो दिस इज द सिस्टम जो पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर। यानी जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, एक प्रॉपर उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा। क्योंकि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, कौन किससे क्वेश्चन करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज तभी पॉसिबल हो पाती है जब हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो। राइट? किसके पास ज्यादा अथॉरिटी, किसके पास कम है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसको करनी है, डेलीगेशन ऑफ वर्क किसको करना है, जॉब असाइन किसको करनी है, क्या उसके लिए एफिशिएंट है, कौन एफिशिएंट नहीं है, कौन स्पेशलाइज्ड है, कौन नहीं है। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आती है। तो जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी लंबे टाइम तक वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। यानी ये क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, जिसके अंडर में, यानी जिसके फ्रेमवर्क, एक तरह से क्या है, फ्रेमवर्क है, जिसके अंडर में क्या होता है, जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक्टिविटीज होती है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो मतलब एचआर से रिलेटेड हो, कुछ भी आपकी जो पॉलिसी, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आती है। बिकॉज हर कोई एक एक्टिविटीज, हर कोई एक जॉब्स, हर कोई एक टास्क हर किसी को असाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, और वो सब डिपेंड करता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो बैकबोन होता है, उसका पूरा फ्रेमवर्क डिफाइन करता है, उसको हाउ टू वर्क, आपको वर्क कैसे डील करना है, कैसे उसको टास्क को पूरा करना है, कैसे उस टास्क कंप्लीट करना है, आपको कैसे डिजायरेबल रूल्स निकालने हैं, वो सारा के सारा किसके अंदर आता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो बेसिकली इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपके नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले रिलेशनशिप डेवलप करता है एक दूसरे के अंदर। ये जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, ताकि उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। कम्युनिकेशन को प्रॉपर करता है, कंट्रोल्स को डेवलप करता है। काफी सारी चीजें यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो इंपॉर्टेंस होती है, जिसके बेनिफिट्स होते हैं। तो देखिए हम इसको वन बाय वन देखते हैं, यहाँ पे बेनिफिट्स किसके देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के, कि हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखिए अच्छे, सबसे पहले हमारा होता है स्पेसिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या होता है, जब हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी फॉर्म या बिजनेस के अंदर हमें क्या क्या ऑर्गेनाइज करना होता है। देखो हमें पीपल यानी ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एम्प्लॉइज, रॉ मटेरियल, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल से आपको जो फिनिश गुड्स बनाने, जो आपके आप प्रोडक्शन करना है, वो चाहे मैनुअल सॉरी चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। ठीक है, फिजिकल हो या नॉन विजिबल हो या नॉन विजिबल, फिजिकल भी हो सकता है और नॉन फिजिकल भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि उनके बीच में एक हमें रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, जहाँ पे एक एम्प्लॉइज होते हैं यानी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, हमारे रिसोर्सेज होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनके बीच में हमें क्या करना पड़ता है, एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है, ताकि एक प्रॉपर उनके बीच में
कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि काम करने में, वर्क करने में और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क पूरे करने में, अपने गोल्स अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो एक दूसरे से हमेशा फैमिलियर रहनी चाहिए। वो एक दूसरे से ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ अननोन है किसी के लिए। सपोज दैट कि मुझे नहीं पता कि मेरी बुक्स अकाउंट्स की कहाँ रखी है, या मुझे नहीं पता कि मुझे बिजनेस की बुक कहाँ रखी है, तो मुझे डेफिनेटली अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है या मुझे बुक्स की रिक्वायरमेंट आती है तो मैं वो टास्क नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बुक्स कहाँ रखी है। और अगर मुझे इजीली पता है कि बुक्स कहाँ पर रखी है तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे उस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो यही सेम चीज़ वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि वहाँ पे हर एक चीज़ का एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड होता है, एक प्रॉपर उसका कनेक्शन डिसाइड होता है, कनेक्टिविटी डिसाइड होती है कौन सी चीज़ कहाँ पर होनी चाहिए। दिस इज द बेसिकली क्या रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। सेकंड हमारा आता है इट अलाउ कोरिलेशन एंड कोरिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो रॉ मटेरियल, चाहे वो मशीन्स हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनके बीच में एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन। जब तक वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे के, उनके अंदर जो फीलिंग्स को हेल्प की नहीं आएगी और वो एक दूसरे से फैमिलियर नहीं होंगे, वहाँ पर प्रॉपर वर्क नहीं हो सकता। सपोज करो कि मैं जो काम कर रहा हूँ और मैं किसी का, अगर मेरे अंदर फीलिंग नहीं है कि मैं जो काम करूँगा खुद ही करूँगा, दूसरे से मुझे नहीं करवाना, या फिर जो दूसरा अगर मुझसे कोई हेल्प लेता है तो मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी, मुझे बस अपना काम करना है, तो क्या ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बात है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज करो कोई फ्रेश कैंडिडेट आता है, कोई फ्रेश एम्प्लॉई आता है, कोई न्यू एम्प्लॉई आता है आपका, तो उसको अगर हर चीज़ नहीं पता होती है तो उसको ये नहीं कि हम उसे नहीं बताएंगे कि ऐसा नहीं है, किसी भी काम कर रहे हैं तरीका क्या है, उसको बताना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। वो ड्यूटी किसकी होती है? जो आपके एग्जिस्टिंग, जो आपके ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज है वहाँ पे, जो भी आपका जो मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, सपोज करो कोई आपका सुपीरियर है या सबऑर्डिनेट है, या फिर आपका कोई कलीग है, या फिर आपका कोई आपके डिपार्टमेंट में किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई उसको वर्क कंफ्यूजन आ रही है, उसको अगर वो प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑर्डर को, तो वो क्या कर सकता है? वो किसी की हेल्प ले सकता है। बट अगर उसको हेल्प नहीं मिलेगी तो क्या होगा? वो काम टास्क पूरा होगा? नहीं होगा। और हेल्प तो हर किसी को लेनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी हमेशा स्पेशलाइज होता है, वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं लेता। एवरीवन वांट्स नीड हेल्प, तो आपको हर किसी को क्या हेल्प चाहिए होती है। तो इस कंडीशन में वहां पर अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन नहीं होगा, यानी एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी, कम्युनिकेशन गैप होगा, तो वहां पर दिक्कत आ जाएगी। तो आपको क्या चाहिए वहां पे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हमें क्या करता है, वो कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, और उसको भी क्या करता है? प्रमोट करता है, ताकि बिटवीन द एम्प्लॉइज और जो वहाँ के सोर्सेज हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बनी रहे। थर्ड में हमारा आता है प्रोवाइड्स स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल। देखिए, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन में हमारे बैरियर्स आ गए, या फिर कम्युनिकेशन गैप हो गया, या फिर कम्युनिकेशन में हमें कोई कंफ्यूजन हो गई, तो कुछ काम होना कुछ और होगा और उस काम का जो रिजल्ट होगा वो कुछ और होगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सबसे बेटर किसी भी काम करने का तरीका होता है कि उसका कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं और आपके पास अगर उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपका काम में भी हो सकता है कि करने के बाद भी उस काम का रिजल्ट है वो आपका जीरो होगा, क्योंकि आपको वो काम करना कैसे था उसके आपके पास ना तो कोई गाइडलाइन है, ना कोई भी आपके सुपीरियर से कोई ऑर्डर है, ना कोई सुपीरियर से आपके इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर उनके बीच में अगर आपके पास अगर आपके और सुपीरियर के बीच में अगर आप गैपिंग है, यानी अगर सपोज करो कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में कम्युनिकेशन गैपिंग है, तो क्या वो काम वहाँ पे प्रॉपर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या करता है? हमारे गोल को चैनलाइज करता है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन किसी भी गोल को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जब तक आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे, वो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन यानी राइट टाइम पे राइट कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो आपका टास्क कभी भी राइट टाइम पे पूरा हो ही नहीं सकता। बिकॉज आप हमेशा टाइम का वेस्टेज करोगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, आप हमेशा अपनी एफिशिएंसी को डेवलप नहीं कर पाओगे, आप कभी भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे। ये सारा का सारा किस में आता है? लैकिंग ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या होता है कि हम लोग कम्युनिकेशन में बहुत फोकस करते हैं, और हम कॉन्टिन्यूसली फोकस करते हैं कि हमारा कम्युनिकेट हमेशा बेटर रहे, और हमेशा इसको हम बेटर और बेटर करते रहें, ताकि हमारे बीच में जो कंफ्यूजन्स हैं, जो एम्बिग्यूज हैं, जो हमारे जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो कभी भी डेवलप ना हो, और हमारा जो काम है वो स्मूथली चलता रहे। तो बेसिकली ये हमारा क्या प्रोवाइड स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल। देन इसके बाद हमारा फोर्थ है इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब देखिए, आपने ऊपर की सारी चीजें पढ़ ली, उनके बीच में रिलेशनशिप भी डेवलप हो गया, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो गया, उनके बीच में कोरिलेशन भी डेवलप हो गया, उनके बीच में एक दूसरे के लिए क्या कम्युनिकेशन भी प्रॉपर हो गया।
तो जब अगर ये सारी चीजें हमारी ऑलरेडी हमारी चैनलाइज हो गई है, यानी प्रॉपर तरीके से मैनेज हो गई है, तो नो डाउट कि वहाँ पे हमारा जो टास्क है वो इजीली तरीके से पूरा हो सकता है। और अगर हमारा टास्क इजीली से पूरा होगा, तरीके से पूरा होगा, इफेक्टिवली होगा, एफिशिएंटली होगा, देन कि वहाँ पर जो चांसेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के ऑटोमेटिकली ही बन जाते हैं। क्योंकि जब आपका काम, जो आपका गोल अगर प्रॉपर तरीके से अगर वो अचीव होता है तो आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा जनरेट होंगे। अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा लेने हैं तो अपने काम को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तभी जनरेट प्रॉफिट जनरेशन होगा, और अगर आप वो नहीं करेंगे प्रॉपर तो आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। आपकी वहाँ पे क्या होगा, देखो जब ये सारी की सारी ऊपर वाली चीजें सारी की सारी मैनेज हो जाएंगी तो आपका टाइम सेविंग होगा, आपका कॉस्ट कंट्रोल होगा, आपका मनी सेविंग होगा, आपका फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वही प्रॉपर होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका सेल्स डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम करेगा, आपका परचेज डिपार्टमेंट भी अच्छे तरीके से काम करेगा, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे तरीके से काम करेगा। जब आप इन सब चीज़ों के लिए आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, टाइम कंज्यूमशन आपका कम हो जाता है। ये सब आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को क्या करता है, शो करता है, उनको प्रेजेंट करता है। तो इन सब चीज़ों से जब आप बहुत ऊपर आ जाते हो, बहुत आगे अच्छा कर लेते हो इन चीज़ों के साथ में, तो आपको नो डाउट आपको प्रॉफिट होना ही होना है, बिकॉज आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, हमेशा वो लो रहेगी। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हमेशा लो रहेगी तो आपको जो मार्केट प्राइस है वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, और मार्केट में आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड हमेशा प्रॉपर बनी रहेगी, तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। तो प्रॉफिट भी यहाँ पे तभी होता है जब आप सारी चीज़ें क्या करोगे, आप अगर इनको मैनेज कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे बेसिकली हमारे बेनिफिट्स किसके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। देन हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर देखो क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि हमारा मैनेजमेंट में क्या होता है कि सपोज करो एक हमने प्रॉपर एक पोजीशन या एक पोस्ट, किसी मैनेजर की पोस्ट डिक्लेयर कर दी कि हमने इस मैनेजर को अपॉइंट करा है, बट उस मैनेजर के अंदर कितने, उस मैनेजर को अंडर कितने एम्प्लॉइज वर्क कर सकते हैं ये डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी पे। अगर आप ज्यादा मैनेजर, किसी एक मैनेजर के अंदर ज्यादा एम्प्लॉइज आप ज्यादा सबऑर्डिनेट अपॉइंट कर दोगे तो उनको हैंडल नहीं कर सकता। तो बेसिकली हमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में ये देखना होता है कि कौन सा मैनेजर या फिर किस टाइप का मैनेजर, उसकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, उसकी फिजिकल कैपेसिटी कितनी है, उसके इंटेलेक्चुअल उसका कैपेसिटी वो कितना है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कितनी है उसकी, वो कितने लोगों को, कितने एम्प्लॉइज को, कितने अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी उसमें हर किसी मैनेजर की एक एफिशिएंसी दिखी जाती है कि कितने सबऑर्डिनेट्स को वो हैंडल कर सकता है, यानी कितने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर वर्क अपना करवा सकता है। तो रेफर टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी एफिशिएंटली मैनेज्ड बाय द सुपीरियर। यानी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी सुपीरियर से तो कितने नंबर ऑफ सुपीरियर्स को सबऑर्डिनेट्स को हैंडल करता है या उनको मैनेज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देन इसके आगे फिर हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आगे कि हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने हैं, यानी हम कितने टाइप्स के हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपके दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो आपका आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा आता है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर है डिविजनल स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बच्चे, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है। फंक्शनल जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कोई स्मॉल जो कंपनीज होती है, जो मिडिल लेवल की जो कंपनीज होती है उनके अंदर इस यूज होता है, और जो डिविजनल जो होता है वो थोड़ा लार्ज कैटेगरी की जो कंपनीज होती है, जो बिजनेस होते हैं वहां पर थोड़ा इंप्लीमेंट होता है। देखिए जहां पर जिन कंपनी या फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर सिंगल प्रोडक्ट होता है या फिर हार्डली 2 या 3 प्रोडक्ट होते हैं, वहां पर आप जो है क्या, आप जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है हमारा कि हम लोग एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, जहाँ पे एक ग्रुपिंग एक्टिविटीज ग्रुपिंग कर दिया। सपोज करो कि जैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज है हमारी, तो उसके लिए हमारे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे सारे के सारे हम रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और इनकम्स और एक्सपेंसेस सारा देखेंगे। तो वो हमारा किसमें चला गया, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो कि किसी भी अदर डिपार्टमेंट को वो फाइनेंस डिसाइड करेगा कोई किसको कितना देना है, किसको कितने लेना है। ठीक है, तो वो बेसिकली कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो देखता है, तो हमारा वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर कोई हमारा परचेज डिपार्टमेंट, जहाँ पर रॉ मटेरियल का आना जाना, फिनिश गुड्स कितना है, सेमी फिनिश गुड्स कितना है, कितना हमारा माल प्रोडक्शन में आना है, कितना नहीं आना है, ये सारा का सारा हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है। इसी तरीके से हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होता है, इसी तरीके से हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज जो केवल ह्यूमंस का सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट करता है। तो बेसिकली ये सारे हमारे क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी ये अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको क्या ग्रुप कर दिया जाता है कि जितने भी हमारी एक्टिविटीज होंगी वो जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज होंगी उनको एक अलग से ग्रुपिंग में कर दिया जाएगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो आप इसको तरीके से आप पढ़ेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर को। ये आपका
लार्ज जो कंपनीज होती है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उसमें थोड़ा सा लैकिंग आ जाती है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट पेनिट्रेशन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये स्मॉल और मिडिल के लिए ठीक है, जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो स्मॉल और मिडिल के लिए ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होते। आप उसी सेम प्रोडक्ट में ही क्या करते हैं, अपने डिपार्टमेंट अलग अलग कर देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो मेरा कोई प्रोडक्ट है, मान लो मैं कोई बॉडी सोप बनाता हूँ, अब जो मेरा बॉडी सोप है, मेरा एक ही बॉडी सोप है, तो मैं उसी बॉडी सोप की मेरे पास प्लांट लगे हुए हैं, फिर मेरे पास जो फैक्ट्री लगी हुई है, अब मैं उसी बॉडी सोप जो मेरा बॉडी सोप की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, मैंने उसका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, एक परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, एक एचआर डिपार्टमेंट बना दिया। तो ये मेरा क्या है, एक प्रोडक्ट का पर्टिकुलर ये सारे के सारे डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गए, ये मेरा हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब बात आती है डिविजनल स्ट्रक्चर की। कि डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, सपोज करो देखो डिविजनल स्ट्रक्चर हमेशा लार्ज जो कंपनीज होती हैं उनमें काम आता है, जो फर्म होती है, जो बिजनेस होता है। सपोज करो कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है। सपोज करो कि मेरे पास आपका सपोज करो मेरे पास बॉडी सोप भी है, मेरे पास डिटर्जेंट भी है, मेरे पास पाउडर भी है, जो वॉशिंग पाउडर होता है वो भी है, मेरे पास बॉडी सोप भी है, मेरे पास शैम्पू का भी है, मेरे पास टूथपेस्ट का भी है, ठीक है, मेरे पास अदर ग्रोसरी आइटम जो और भी है उनका भी है। तो अगर मेरे मल्टीपल मेरे प्रोडक्शन है, यानी मेरी जो प्रोडक्ट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है अगर प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे जितने भी प्रोडक्ट है, सपोज करो मेरा जो बॉडी सोप वाला डिपार्टमेंट है उसको सॉरी डिवीजन है उसको मैं अलग करूँगा, जो मेरा वॉशिंग क्लोथ वाला डिपार्टमेंट है, जो मेरा जिसमें डिटर्जेंट और वॉशिंग जो आपकी सोप्स बनते हैं वो अलग है, क्लॉथ जो क्लॉथ से रिलेटेड है उसका डिपार्टमेंट यानी उसका डिवीजन अलग है, ठीक है, मेरा शैम्पू वाला डिवीजन वो अलग है, ठीक है, मेरा कोई और भी मेरा बॉडी स्प्रे का भी है, तो मेरा बॉडी स्प्रे का मेरा डिपार्टमेंट वो सॉरी डिवीजन अलग है। अब मैं क्या करूँगा, जितने ही मेरे प्रोडक्ट्स होंगे ना, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स का मेरा क्या एक अलग सेपरेट डिवीजन होगा, ठीक है। अब ईच एंड एवरी डिवीजन के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने फंक्शंस को डिवाइड कर दूंगा। यानी अब सपोज करो मेरा बॉडी सोप का था या मेरा क्लॉथ वॉशिंग सोप का था, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे, अब क्लॉथ वॉशिंग सोप के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक अलग से अपना एचआर डिपार्टमेंट बनाऊंगा, अलग से मैं अपना परचेज डिपार्टमेंट बनाऊंगा, अलग से अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाऊंगा, अलग से अपना सेल्स डिपार्टमेंट बनाऊंगा, अलग से अपना एचआर डिपार्टमेंट बनाऊंगा। ये सारी चीजें मेरी क्या होंगी, ये फंक्शनल हर एक प्रोडक्ट के लिए रहेगा। यानी डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो लार्ज स्केल की जो कंपनीज होती हैं जिनमें प्रोडक्ट पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो ईच एंड एवरी कैटेगरी के लिए एक अलग डिवीजन बनाते हैं और उन डिवीजन को फिर वो फंक्शंस वाइज क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आप देखिए बच्चों, इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज मैंने आपको टॉपिक करवा दिया है फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और एक क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसको और अच्छे तरीके से अपने बुक्स में नोट कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से, और इसको और अच्छे तरीके से आप लर्न कीजिएगा। मेरे वीडियो को आप बार बार सुनिएगा ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इसकी अच्छी हो जाए। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ऑल्सो कमेंट मी in my inbox if you have any suggestion or any ideas to improve myself. Then आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं बच्चे। और आपका अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9313551673, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9313551673 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना सकें और आपकी क्वेरीज को और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। टिल देन बच्चों, नए वीडियो का आप वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।